हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम पथ यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज जो पढ़ने वाले हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि रेगुलेटिंग क्या होता है, इसका नाम रेगुलेटिंग क्यों है। तो रेगुलेट करना क्या होता है, जैसे कोई बॉडी या कोई संस्था है, ठीक है, तो उसको किसी नियम के आधार पे उसको संचालन करना क्या होता है, उसको रेगुलेट कहते हैं। ठीक है, तो उसी आधार पे इसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा गया है। और आगे हम लोग जानेंगे कि इसको रेगुलेटिंग एक्ट जो है क्यों कहा गया। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या होता है कि भाई 1600 ईस्वी में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। उसके बाद वो भारत आती है। ठीक है, और वो जो भारत आके वो क्या करते हैं, व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, वो क्या करते हैं, व्यापार करना शुरू कर देते हैं। उनको सिर्फ व्यापार करना था। ठीक, और कोई लक्ष्य के साथ जो थे वो नहीं आए थे। ठीक, क्योंकि उनको मुनाफा कमाना था और व्यापार के माध्यम से वो मुनाफा कमाने के लिए भारत आए थे। लेकिन जब वो यहाँ पे आए, भारत आए, ठीक, लोगों के बीच में गए, ठीक, बारीकी से चीज़ों को समझा, ठीक, वहाँ के राजनीतिक स्थितियों को समझा, ठीक है, तब उनको ये आभास हुआ, ठीक है, कि हम लोग जो है भारत की राजनीति में हस्तक्षेप जो है कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने व्यापार के साथ साथ क्या किया, राजनीतिक जो है उसमें भी हस्तक्षेप बढ़ा दिया। ठीक, राजनीति में भी उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। जिसके चलते क्या हुआ कि कंपनी ने व्यापार के साथ साथ जो प्रशासनिक था, ठीक, प्रशासनिक क्रियाकलाप था वो भी करना आरंभ कर दिया। ठीक, तो फिलहाल देखा जाए तो 1600 से 1600 ईस्वी से 1773, ठीक, यहाँ तक जो कंपनी थी वो व्यापार भी अपनी मर्जी से कर रही थी। और साथ में क्या था, जो प्रशासनिक कार्य हैं, ठीक है, राजनीतिक कार्य हैं, वो भी जो है अपनी तरीके से कर रही थी। लेकिन इस बीच में क्या होता है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया। ठीक, स्पेशली बात करें तो राजनीतिक जो क्रियाकलाप है उसकी हम बात करें, ठीक, तो उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा सुदृढ़ कर लिया। ठीक, ऐसा होने पे क्या होता है कि जो ब्रिटिश क्राउन था, ठीक है, तो उसके पास ये बात पहुंची कि कंपनी जो है वो व्यापार के साथ साथ जो है अपनी प्रशासनिक जो चीज़ें हैं, साथ में जो राजनीतिक चीज़ें हैं, उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रही है, विस्तार कर रही है। ठीक है, तो उस आधार पे आपको पता होगा एक चार्टर आया था। ठीक है, उसके माध्यम से क्या था कि जो कंपनी थी उसको पूर्वी देशों में 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक, उसमें राजनीतिक या प्रशासनिक जो कार्य थे उनका कोई जिक्र नहीं था। तो उस आधार पे जो ब्रिटिश क्राउन था उसने कंपनी को तलब किया कि आप लोगों के व्यापार करने के लिए वहाँ पे भेजा गया, आप प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य क्यों कर रहे हैं। ठीक, तो उस आधार पे कंपनी बैकफुट पे थी। तो उस पर क्या हुआ, जो क्राउन था उसने क्या किया, उसको नियंत्रित कर और नियमित करने के लिए, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 पारित किया। ठीक, स्पेशली ये किस लिए था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक, उसको नियमित करने के लिए, ठीक, या उसको नियम संचालित करने के लिए जो एक्ट को जो है लाया गया था। ठीक, तो ये तो कार्य हो गया। इसके साथ ही क्या हुआ, जब प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई, ठीक, कंपनी को कहा गया ग्राउंड के द्वारा कि आप लोग कार्य कर सकते हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों कार्य हैं वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो शर्तें होंगी, ठीक है, जो शर्तें होंगी, कंडीशंस होंगी, वो हमारे अनुरूप होंगी। ठीक, जैसा हम आपको निर्देश देंगे उस आधार पे आपको प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य जो होंगे करने होंगे। साथ में ही क्या होगा कि आप क्या करेंगे, आपकी जो सबसे उच्च संस्था है, ठीक है, सबसे जो उच्च संस्था है आपकी कंपनी में, ठीक, कंपनी में सबसे जो उच्च संस्था है, तो उसका सबसे जो उच्च पद है, उस संस्था का सबसे उच्च पद, ठीक है, उच्च पद उसको क्या करना होगा, वहाँ पे हमारा जो प्रतिनिधि होगा वो नियुक्त होगा। ठीक, और वो प्रतिनिधि कौन था, आप सभी को पता होना चाहिए, वो प्रतिनिधि था गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन था, गवर्नर जनरल जो था ये प्रतिनिधि था। ठीक, इसी आधार पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये निदेशक मंडल एक था। ठीक, उसमें करीब 24 सदस्य होते थे। ठीक है, और इस 24 सदस्यों का जो चयन कौन करता था, जो कंपनी के शेयर धारक होते थे। और कम से कम जो थे वो 1000 पाउंड के शेयर धारक होते थे, वही लोग क्या करते थे, इन सदस्यों की नियुक्ति या उनका जो चयन है वो करते थे।
ये तो बात हो गई। जब ये निदेशक जो 24 सदस्य थे, इनके साथ में 24 सदस्य के साथ में क्या कर दिया गया, एक पद और बढ़ा दिया गया, वो था गवर्नर जनरल का। ठीक, इसका गवर्नर जनरल का जो था वो इस यहाँ पे एक पद बढ़ा दिया गया। और इन दोनों को कुल मिला के 24 सदस्य और गवर्नर को मिला के क्या कहा गया, परिषद। ठीक, गवर्नर जनरल और परिषद इसको कहा गया। ठीक, अब क्या होगा, अब जो निर्णय होंगे, ठीक है, किसके आधार पे होंगे, इस परिषद के आधार पे होंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ कि प्रशासन का केंद्रीकरण, पहली बार प्रशासन का केंद्रीकरण इस एक्ट के माध्यम से देखा गया। केंद्रीकरण क्या होता है कि एक जगह से, जैसे वहाँ पे क्राउन इंग्लैंड में बैठा हुआ था, ठीक, तो एक जगह से बाकी जगहों को या बाकी जगहों का क्या करना, संचालन करना। ठीक, क्राउन एक जगह पे बैठा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जो बाहरी जो उसके उपनिवेश हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि प्रशासन का केंद्रीकरण, एक शक्ति है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। ठीक, तो इस प्रकार प्रशासन का केंद्रीकरण भी इस एक्ट के माध्यम से निकल के आता है। तो हमने आपको तीन चीज़ें बताई हैं और तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। तीन चीज़ें हैं, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में है, ठीक है, इनको आपको पढ़ना है। ठीक, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आप सभी के लिए है, उस टाइम क्या होता था, बंगाल, कौन, जो बंगाल था, ठीक है, तो ये अंग्रेजों के या सकते हैं कंपनी जो थी, तो उसकी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र रहता था। ठीक, जितनी एक्टिविटीज़ होती थी मोस्टली कहाँ से होती थी, बंगाल से होती थी। तो किया क्या गया, इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, उसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल इसको बना दिया गया। ठीक, अर्थात इसको जनरल बना के और इसकी शक्तियों में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कैसे, देखिए, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल या जो अन्य क्षेत्र थे जहाँ पे कंपनी का जो था ये अधिकार था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ इन सब जगहों पे क्या होता था, गवर्नर नियुक्त होते थे। ठीक, अलग अलग इन सभी जगहों के लिए गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि इन सभी के ऊपर क्या बिठा दिया गया, गवर्नर जनरल बिठा दिया गया। इसका मतलब ये था कि जो मद्रास बॉम्बे जो उपनिवेश थे, तो इनमें क्या था, इन सभी को किसको रिपोर्ट करना था, ये सब करेंगे गवर्नर जनरल को रिपोर्ट। और गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट करेगा, वो करेगा किसको, क्राउन को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, इस तरीके से जो गवर्नर जनरल की जो शक्तियाँ थी बढ़ गई थी। अब क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, अब जिसको शक्तियाँ ज़्यादा मिलेंगी तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, निरंकुश होगा। ठीक है, चीज़ों को अपने तरीके से ऑपरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक, वही ये गवर्नर जनरल भी करता था। जहाँ मन होता था संघर्ष करना, ठीक है, जिसके साथ संधि करना, ये सब मतलब अपने मनमाने तरीके से गवर्नर जनरल सा वो कार्य करता था। ठीक है, तो इस आधार पर ये बात क्राउन तक गई। ठीक है, कि गवर्नर जनरल है जो निरंकुश हो गया है और ये कार्यों को अपने तरीके से कर रहा है। ठीक, जिससे कि क्या है, रोष व्याप्त हो रहा है और जो कार्यों में क्या है, दोष उत्पन्न हो रहा है, ये सब बातें जो हैं उसको पता चली। तो इसीलिए क्या किया गया, कोलकाता में 1774 ईस्वी में क्या किया, एक सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। ठीक है, और इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई, इसमें क्या होना था कि जो गवर्नर जनरल होता था, ठीक है, उनसे कार्यों को कहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय में पंजीकृत होना था। ठीक है, अर्थात कि जो इसका अधिकार क्षेत्र था, ठीक है, उस पर कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में कहें तो सर्वोच्च न्यायालय की जो कंट्रोल, ठीक है, वो हो गया था। 1774 में इस एक्ट के माध्यम से कोलकाता में जो है नींव पड़ गई किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें एक चीज़ और आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो एलिजा इम्पे थे। साथ में ही अन्य तीन और जो है न्यायाधीश इसमें थे। कौन कौन थे, चैम्बर्स था, हाइड और लिमेस्टर। ठीक है, तीन जो थे ये अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इम्पे थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से कुछ और चीज़ें की गई। ठीक है, कहा गया कि कंपनी का कोई जो कर्मचारी होगा वो निजी व्यापार नहीं करेगा। रीज़न,
जो कंपनी के कर्मचारी होते थे वो क्या करते थे, वो अंधाधुंध, ठीक है, अवैध तरीके से क्या करते थे, लाइसेंस लोगों को देते थे, ठीक है, कि आप लाइसेंस लीजिए और हमारे साथ व्यापार कीजिए। तो इसके चलते क्या हुआ, कंपनी के राजस्व में घाटा भी हुआ, ठीक, कंपनी के राजस्व में घाटा भी हो गया। साथ में क्या हुआ, जब ये बात पता चली कि कर्मचारी जो निजी व्यापार कर रहे हैं गलत तरीके से लाइसेंस भी लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को चलते क्या हो गया कि इस पर रोक लगाई गई कि कंपनी जो है उसका कर्मचारी जो होगा वो कोई भी निजी व्यापार नहीं करेगा। ठीक, आप लोग समझ गए। ठीक, साथ में क्या कहा गया, इसमें एक और चीज़ कही गई कि बिना लाइसेंस, ठीक है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, व्यापार नहीं कर सकते। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को क्या कर दिया गया, थोड़ा सुदृढ़ बना दिया गया। किस, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ठीक है, समझे आप लोग। फिर क्या होता है, इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट कही गई थी कि कंपनी का कोई जो कर्मचारी है उपहार नहीं लेगा, किससे, भारतीयों से। ठीक है, ये उपहार नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि कर्मचारी जो थे क्या करते थे, वो भारतीयों से क्या करते थे, उपहार लेते थे, बड़े महंगे महंगे उपहार ले लेते थे। ठीक है, तो इसलिए क्या कर दिया गया, इस एक्ट के माध्यम से कहा गया कि आप क्या करेंगे, उपहार नहीं ले सकते। ठीक, तो उपहार भी लेने पर रोक इस एक्ट के माध्यम से लगा दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था, ठीक है, ये एक ऐसी बॉडी थी, ठीक है, जिसमें 24 मेंबर्स होते थे और एक जो था वो गवर्नर जनरल होता था, सबसे उच्च पद पे गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, और इसी के माध्यम से क्या था, जो कंपनी की जो क्रियाकलाप थे, प्रशासनिक हो जाएं चाहे राजनीतिक हैं, ठीक है, इन सभी पे क्या था, नियंत्रण। ठीक है, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते थे, कंपनी को नियंत्रित करते थे। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, और मेरे हिसाब से जो रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ने वाली चीज़ें थी मैंने आपको सारी बातें बता दी। ठीक है, और इसके बाद आपको रेगुलेटिंग एक्ट तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो भी इसमें फैक्ट थे जो आपके सभी के लिए इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपका एक्ट आएगा वो आएगा 1784। हाँ, हम इसके बाद पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं सभी आपके सामने आएंगे। ठीक है, और इसमें जो आपको बताने वाली सारी बातें थी हमने सारी बातें कर ली। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं कि रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में और बातें बताई जाएँ, सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने हैं। ठीक है, और इसके बाद एक एक करके सारे एक्ट हम पढ़ेंगे जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, कहीं पे अगर आपको डाउट है, ठीक है, पूछना है, ठीक है, या समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, टाइप करेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए और उसका जवाब जो है आपको मिलेगा। ठीक है, जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो दूर किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेशन आज समाप्त हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, और आज के लिए इतना ही। और पढ़ते रहिए आप सभी, और मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए, और आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।